ब्रेस्ट कैंसर काबिले इलाज है। अर्ली स्टेजेस में उसकी डिटेक्शन हो जाए। 18 साल की उम्र के बाद हर खातून के लिए लाजमी है कि वो महीने महीने अपना मुआयना जरूर करें। 45 से 55 ईयर्स ऑफ एज ज्यादा हाई रिस्क हैं खवातीन। इसमें एज की कोई कैद रही नहीं है। बहुत यंग पेशेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम के लिए 18 साल की उम्र और 70 साल की उम्र तक ये कैंसर हो सकता है। गुठली का नाम सुनते बहुत लोग घबरा जाते हैं कि हर गुठली कैंसर नहीं होती है। अगर छातियों में निपल से या कोई डिस्चार्ज आना, खूनी मादा आना, वो एक बहुत बड़ी अलामत है और उसके लिए जरूर डॉक्टर से रजू करना चाहिए, क्योंकि छाती का सरतान या कैंसर बगल में गुठली के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। अगर घर में आपकी फैमिली में मदर की साइड के जो रिश्तेदार हैं, खास करके अगर किसी को भी छाती का कैंसर कभी डायग्नोज हुआ है तो फिर आप थोड़ा सा ज्यादा रिस्क पर हैं ब्रेस्ट कैंसर होने में। बच्चेदानी का कैंसर, ओवेरियन कैंसर या इवन आंतड़ियों का, बड़ी आंत का कैंसर है, अगर ऐसी भी हिस्ट्री घर में मौजूद है तब भी लाजिम है कि वो अपने ब्रेस्ट स्क्रीनिंग है या एग्जामिनेशन है उनके लिए लाजमी है, जिसको इनफर्टिलिटी या बांझपन कहा जाता है। मुख्तलिफ दवाइयों से इलाज करने की कोशिश की हुई है और वो हार्मोनल ट्रीटमेंट्स अगर लेती रही हैं तो और भी ज्यादा आप एट रिस्क हैं। पाकिस्तान में डेथ टोल बहुत ज्यादा है ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। अमवात का रेशो ज्यादा होने की वजह यही है कि जब तक वो डॉक्टर तक पहुंचती हैं तो वो स्टेज बहुत एडवांस हो चुकी होती है। बरतानिया है या अमेरिका है, वहाँ पर खवातीन इस मर्ज से मरती नहीं है। ब्रेस्ट का मैमोग्राफी जरूर करवाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेशनल सेंट्रल न्यूज़ के साथ मुझे सैयद अबरार अबुल हसन कहते हैं और आपको एक दफ़ा फिर से हमारे एक नए प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। चूँकि ये अक्टूबर का महीना है और अक्टूबर का महीना आप सब जानते हैं कि दुनिया भर में कैंसर की आगाही के लिए जाना जाता है और पूरी दुनिया में ख़ास तौर पर जितने भी कैंसर के अफराद, कैंसर से जो लोग जूझ रहे हैं, उन लोगों को आगाही देने के लिए और जो लोग इस चीज़ के ऑब्जर्वर होते हैं उन लोगों को बताने के लिए ये खास तौर पे महीना खासी अहमियत का हामिल होता है। तो इसी टॉपिक पर, इसी अहम तरीन मौजू पर हम बात करने के लिए आज यहाँ पर एक जगह पे बैठे हुए हैं और हमारे साथ जो हमारी गेस्ट हैं उनकी प्रोफाइल अगर आप ये देखें कि उनके आप खिदमात देखें तो ख़ास तौर पे वो जो कैंसर का एक मर्ज जो ख़वातीन में बहुत कॉमन पाया जा रहा है, जिसे सब ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, उनके लिए उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात है। मैं उनका बिला तातुल उनका तारुफ करवाऊंगा और फिर उनकी गुफ्तगू आप लोगों के साथ होगी। आप सर्जन हैं एंड ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, इस हवाले से आपकी बहुत ज़्यादा खिदमात है। मेरी मुराद प्रोफेसर आयशा शौकत साहिबा। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। डॉक्टर साहिबा, अक्टूबर का महीना है, हमने भी देखा कि जब हम आपके ऑफिस आए तो काफ़ी हसल थी इस मामले को लेकर। पहले तो ये बताएं कि जो खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर का इशू है, इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी में सबसे पहले तो वो दबा दिया जाता है, उस पर बात बहुत कम होती है और बाज़ औक़ात लोगों को पता भी नहीं होता। सबसे पहले ये बताएं कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर है खवातीन में, इसकी रेशो पाकिस्तान में आप क्या देखती हैं और फिर जब इसके नताइज होते हैं तो आपके पास किस तरह के केसेस आ रहे हो? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अबरार साहब कि आप आज हयात मेमोरियल अस्पताल में तशरीफ लाएं और खास करके आपके चैनल का भी कि उन्होंने इस मौजू को चुना, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, क्योंकि हमारे मुल्क में और पूरी दुनिया में इस पे बात होती है, लेकिन हमारे मुल्क में भी अब कुछ अरसे से जो एक टैबू कंसिडर किया जाता था कि शायद इसके बारे में बात नहीं करनी है, लेकिन अब इसके बारे में बात हो रही है और शायद इसमें आप मीडिया का भी बहुत रोल है, क्योंकि अब आप प्रोग्राम्स बहुत रेगुलरली होते हैं, हर साल होते हैं, चाहे अक्टूबर के महीने में ही होते हैं, मर्ज तो पूरे साल ही होता है, लेकिन अक्टूबर के महीने में भी जो चलते हैं तो बहुत सारी चीजें जो सी हम आवाम तक पहुंचा पाए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो हम आवाम तक पहुंचा पाए हैं और पहुंचाना मजीद चाहते भी हैं कि ब्रेस्ट कैंसर काबिले इलाज है। अच्छा। पर एक उसकी कह लें कि उसकी शर्त जरूर है और शर्त ये है कि बहुत अर्ली स्टेजेस में उसकी डिटेक्शन हो जाए और अर्ली स्टेज में डिटेक्शन करने के लिए ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानना जरूरी है। बिल्कुल कि गुठली या किस तरीके से ये अपने आप को पेश करता है और इसके अलावा हर खातून के लिए ये जरूरी है कि वो छाती का मुआयना, सेल्फ एग्जामिनेशन जिसको कहा जाता है, वो बाकायदगी से करे। बिल्कुल ठीक। और इसकी पहले एज कहा जाती थी कि जी 55 से 60 साल की एज या 45 से 55 ईयर्स ऑफ एज ज्यादा हाई रिस्क हैं खवातीन
ब्रेस्ट कैंसर होने के लिए। ठीक है। लेकिन अब करंट दौर में, खास करके हमारे अपने मुल्क में जो हमने डेटा देखा है, इसमें एज की कोई कैद रही नहीं है। एज की कोई कैद नहीं है। बहुत यंग पेशेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम कह लें 18 साल की उम्र और 70 साल की उम्र तक ये कैंसर हो सकता है। ठीक है। लेकिन जो अच्छी बात मैं कहना चाहूंगी कि सिर्फ डरने की जरूरत नहीं, कि एक चीज काबिले इलाज है और बिल्कुल अगर इलाज होगा तो एक नॉर्मल लाइफ इंसान लीड कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। लेकिन उसके लिए अगर स्टेज ही, जब आप डॉक्टर के पास आते हैं तो स्टेज 3 में आते हैं या स्टेज 4 में, जो कि बहुत एडवांस स्टेज या कह लें एक आखिरी स्टेज कंसिडर होती है, तब उसका एक नॉर्मल इलाज होना मुमकिन नहीं रहता। जब तक लोग डॉक्टर के पास अगर आप स्टेज 1 में या अर्ली में नहीं आएंगे तो फिर तब तक आप उस कह लें कि इसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे उस इलाज का। तो एक तो ये बात सबसे ज्यादा जरूरी है। अब जैसे आपने मुझसे सवाल किया कि पाकिस्तान में इसकी शरह क्या है, सबसे पहले ये बात तो हमने जो देखा वो तकरीबन हर 9वीं खातून ब्रेस्ट कैंसर से के मर्ज में मुब्तला है। ये हमारे रेट्स हैं और रेशो है जो कि मुख्तलिफ अस्पतालों से हमने कलेक्ट किए हैं और हुकूमत के पास भी यही डेटा है, क्योंकि रिसर्च मुख्तलिफ हॉस्पिटल से आप अपना डेटा लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या रेशो निकला। सो हमारी स्टेटिस्टिक्स भी यही बताती हैं। अब ये अगर मैं कहूँ कि बहुत अलार्मिंग है, हाँ है अलार्मिंग, लेकिन यही रेशो कह लें कि बरतानिया में भी है, यही रेशो अमेरिका में भी है, यही रेशो चीन में भी है, हमारे हमसाया जो ममालिक है इंडिया, उसमें भी यही रेशो है। तो फिर हमारे यहाँ मसला क्या है? हमारे यहाँ मसला ये है कि अगर बरतानिया है या अमेरिका है, वहां पर खवातीन इस मर्ज से मरती नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान में डेथ टोल बहुत ज्यादा है ब्रेस्ट कैंसर की वजह से, यानी कि शराय अमवात ज्यादा है। चाहे इंसिडेंस वही है जो कि किसी भी एक डेवलप कंट्री का है, लेकिन अमवात का रेशो ज्यादा है। ठीक है। और उस अमवात का रेशो ज्यादा होने की वजह वंस अगेन यही है कि जब तक वो डॉक्टर तक पहुंचती हैं तो वो स्टेज बहुत एडवांस हो चुकी होती है। अब पहला जो आपने सवाल उसका तो ये जवाब हुआ। फिर आपने कहा कि जैसे हमारा मुआशरा ऐसा है कि उसमें खवातीन इस बारे में बात करने से झिझकती हैं, तो शायद इसलिए वो अस्पताल में बहुत लेट आती हैं। तो ये बात काफी आपकी दुरुस्त है, क्योंकि सिर्फ इसमें मेल डोमिनेंट होने की वजह नहीं है कि शायद हमारे मर्द हजरात चाहते नहीं कि वो अस्पताल तक आए। एक खुद से ही खवातीन में एक झिझक भी होती है कि कुछ बातों के बारे में जिक्र शायद नहीं करना है। और वैसे भी क्योंकि खातून खाना के ऊपर घर के इतने ज्यादा और काम होते हैं कि एक नेचुरल सी कह ले रिस्पॉन्स है कि वो अपने आप को निग्लेक्ट करती जाती है। और सिर्फ छाती के सरतान के बारे में बात करने के लिए नहीं, जनरली भी अपनी सेहत को बहुत ज्यादा निग्लेक्ट करती है। इसीलिए खवातीन अगर हम देखें तो बहुत अनीमिक भी होती हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन की भी कमी होती है। वो अपने घर में बाकियों को वो खाना या जो अच्छी वाली खुराक होगी अपने बच्चों को देना चाहेगी और खुद सोचेगी कि मैं जो बच गया है वो ले लूं। ये मैं एक जनरल कह लें कि जो हमारा एक पूरी जो हाथों में बैठी है खवातीन, ये एक नॉर्मल सी बात है। शायद औरतों को बनाया या माँ को बनाया अल्लाह ताला ने ऐसे, क्योंकि माएँ हैं तो माएँ जो सी हैं वो अपने घर के ऊपर ज्यादा सोचेंगे कि अच्छी चीज है तो इनको पहले दे दो, तो उसमें वो उनकी अपनी सेहत जरूर अफेक्ट होती है। और इसी वजह से बहुत सारी और भी चीजों के लिए वो डॉक्टर को पास रजू ही नहीं करेगी कि मैं अपने मसले बताती रह जाऊं, घर में तो आज रोटी नहीं है तो अपने मसले क्या बताऊं। तो इस वजह से ये चीजें फिर निगलेक्ट होती जाती हैं। फिर दूसरी जो मैंने, क्योंकि मैं अभी तो ये हयात मेमोरियल हॉस्पिटल में हूँ और इससे पहले मेरी सरकारी अस्पतालों में मैंने तकरीबन सभी में काम किया है, और वहां पर कह लें कि मुझे एक क्रेडिट है कि मैंने जैसे मेयो हॉस्पिटल में थी तो मैंने ब्रेस्ट कैंसर सेंटर वहां पर मैंने स्टार्ट किया। मैं जरूर इस चीज का क्रेडिट भी और ऑनर लेना चाहूंगी कि क्योंकि इस चीज को देखते हुए थी तो मैं एक जनरल सर्जन, लेकिन खवातीन का जैसे रश देखना आउटडोर में और उसमें जब इन्होंने आना और फिर मैंने ब्रेस्ट कैंसर या लम्स या गुठलियां देखनी और बहुत एडवांस स्टेज में कि जब वो फोड़ों की सूरत उन्होंने इख्तियार कर ली होती थी, तो जब पूछना कि इतनी लेट क्यों किया, तो एक तो ये जवाब होता था कि पता ही नहीं था इसके बारे में। दूसरी बात कि अपना खुद का मुआयना ही नहीं कभी किया।
तो जब ये गुठली पता लगी तो फिर था कि जब अस्पताल में जाएंगे तो किसको चेकअप करवाना है, क्या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है, सर्जन तो मेल होते हैं तो वो मर्दों के पास जाना या कैसे मुआयना होगा, तो एक झिझक सी थी। तो इस चीज को जरूर मैंने कंसिडर किया कि इसका मतलब है कि इनको अवेयरनेस भी नहीं कि कहाँ जाना है, अगर पता लग भी गया है तो कहाँ जाना है। तो जरूर मैंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की कि हमें आउटडोर में एक ब्रेस्ट सेंटर स्टार्ट करना चाहिए, ताकि ये जो खवातीन आती हैं जो पहुंच गई हैं उनको पता हो कि ये बोर्ड लगा हुआ है और ये ब्रेस्ट से रिलेटेड बात करेंगे, अगर कोई इससे कोई भी मर्ज है हमें तो हमें इस जगह जाना चाहिए। दूसरी बात, अगर वो खुद नहीं भी आए तो उनका घर वाला किसी और भी अगर प्रॉब्लम के लिए आया तो ये बोर्ड पढ़ लेगा, तो वो घर जाके इतला करेगा कि यहाँ पर जाइए और यहाँ पर आपका कोई इलाज हो पाएगा। सो जस्ट टू ऐड अवेयरनेस। इससे पहले फातिमा जिन्ना गंगाराम अस्पताल में रही, मुझसे पहले वहां पर काम जरूर हो रहा था और फिर जाकर हम जब मेरी वहां पे पोस्टिंग हुई तो फिर हमने उसको एक कह लें कि एक जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि अंडर वन रूफ, क्योंकि अंडर वन रूफ ब्रेस्ट सेंटर। अंडर वन रूफ का मतलब ये था कि जब खवातीन आई उन्होंने दिखाया अपना आप या डिस्कस किया कि गुठली है या ब्रेस्ट कैंसर की जो भी अलामात है, जो कि अभी हम आगे चल प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि अलामात क्या है, तो उसके लिए आई तो हमने कहा देखा हाँ जी आपका ये गुठली है, अब इसके टेस्ट होने हैं तो अब आप जी पैथोलॉजी जैसे हमारी डायग्नोस्टिक्स है या हमारी रेडियोलॉजी है जहाँ पर एक्सरे अल्ट्रासाउंड बाकी की चीजें होती हैं, अब आप उस शोबे में जाइए। अब जिसके साथ आई होती थी वो कोई जैसे काम का मर्द ही है ना, जब भाई है या फादर है या हस्बैंड है जो कि अपना उस दिन का छुट्टी लेकर साथ आया हुआ है, उसके पास शायद अगले दिन आने के लिए टाइम ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे। अब वो इग्नोर हो गई, उसने हफ्ता वेट किया जी टाइम नहीं मिला, फिर टेस्ट ही ना हुआ। अब दिखा तो दिया लेकिन टेस्ट ना हुआ, टेस्ट नहीं होगा तो वो जो मुकम्मल तशखीस होनी है या इलाज शुरू होना था वो डिले हो गया। ऐसे ही। तो इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए हमने अंडर वन रूफ, यानी कि मेरे पास अगर आई या मेरी जैसे टीम के पास आई तो उसी रूफ के तहत यानी ओपीडी में ही साथ ही हमने कोशिश की कि पैथोलॉजिस्ट भी बैठ जाए कि अगर टेस्ट होना है जैसे हम बायोप्सी लेते हैं तो वो वहीं पर ही साथ टेस्ट की भी उसको अपॉइंटमेंट मिल जाए और वहीं हो जाए। साथ हमने अपना अल्ट्रासाउंड भी देखा कि वहीं पर ही अल्ट्रासाउंड का स्पेशलिस्ट भी उसी ओपीडी में मौजूद हो कि अगर जब हमने अल्ट्रासाउंड करना है तो वहीं पर ही हो जाए, ताकि उसको ज्यादा दफे आना जाना ना पड़े और एक दफा उसके हस्बैंड ने या भाई ने या फादर ने जिसके जो भी उसके साथ आया है छुट्टी ली हुई है तो उसको बार बार मत आना पड़े और ये डिले ना हो, तो हम तशखीस कौन सा है वो जल्दी कर पाए। तो एफजे में भी यानी गंगाराम हॉस्पिटल में और फिर जैसे मेयो हॉस्पिटल में और उससे पहले अल्लामा इकबाल में थी तो और सर्विसेज में भी रही हूँ, तो हमने वहां भी ये सेंटर स्टार्ट किए और ओपीडी बेसिस पर ही स्टार्ट किए, सिर्फ इसीलिए कि आउटडोर में जब पेशेंट आता है तो वो बाकी किसी भी चीज के लिए आया हुआ है तो फिर वो इस चीज को पहले बोर्ड देखे और उसको पता हो कि यहाँ जाना है। क्योंकि ये जब सवाल उठा, जब मैंने कह लें कि जब मैं खुद बैठती थी ओपीडी में और ये देखा कि वो क्यों डिले होता था, सो दिस वाज वन ऑफ द मेन रीजंस कि जाना कहाँ है। फिर हमने गवर्नमेंट के साथ पंजाब गवर्नमेंट के साथ एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम भी मैंने स्टार्ट किया और वो स्क्रीनिंग प्रोग्राम प्राइमरी हेल्थ केयर के साथ यूं स्टार्ट किया कि कह लें कि अब सिर्फ लाहौर शहर में ही तो सिर्फ बात नहीं है ना, ऐसे ही अब हमारी बहनें बेटियां और माएँ भी मतलब बहुत जो रिमोट एरियाज में बैठी हैं, देहातों में बैठी हैं, मुख्तलिफ तहसीलों या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जिनका लाहौर आना मुश्किल है कि उनके लिए क्या किया जाए, जिसको पता ही नहीं है वहां पर कि मैंने या ब्रेस्ट का या छाती का मुआयना करना है और इस गुठली के बारे में या इसको कैसे लेकर आगे चलना है, कि इनकी स्क्रीनिंग की जाए जनरल पॉपुलेशन की, क्योंकि बाहर के सारे ममालिक में ये चीज होती है कि हर खातून जो कि 45 साल से ऊपर है उसकी स्क्रीनिंग की जाती है नॉर्मली गवर्नमेंट की तरफ से। ब्रिटेन में जैसे NHS है या इसी तरीके से USA में है उनके अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल प्लस ऑफिशियल एसोसिएशन या इदारे हैं और इसके अलावा उनकी इंश्योरेंस हेल्थ पॉलिसीज हैं जिसके तहत ये चीज होती है और अवेयरनेस है, लोग जाते भी हैं। हमारे यहाँ ये एग्जिस्ट नहीं करता था कि एक रूटीन में
लोग खुद आ गए, या जैसे हमने इंडिविजुअली या आपकी मीडिया की मदद से हमने कैंपेन स्टार्ट की, या हमारी जैसे पिछली कुछ जैसे हुकूमतों ने भी अभी आप नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे टेलीफोन कॉल्स में जी भी जी जैसे बिल्कुल है। वो रिंग बेल्स पे आती थी कि ये चीजें, तो ये जरूर हुकूमत की तरफ से एफर्ट स्टार्ट हुए जो कि बहुत अच्छी पॉजिटिव एफर्ट्स थी। या अखबारों में इश्तिहार, या अक्टूबर के महीने में ये सारी अवेयरनेस, जैसे मुख्तलिफ इदारों को भी कहा जाता है कि जी आप अपने अपने इदारों में होल्ड करें ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन। सो ये एक अच्छी चीज थी, लेकिन एक रूटीन में कि हर औरत की स्क्रीनिंग हो, वो पॉलिसी या प्रोग्राम नहीं एग्जिस्ट करता था। तो हमने पंजाब गवर्नमेंट के साथ मैंने ये स्टार्ट किया, उनको पहले प्रोग्राम डेवलप करके दिया कि हम क्या एक तो कौन सी खवातीन होंगी जिनको हम ये ऑफर करेंगे, दूसरी बात ये है कि वो प्रोग्राम में क्या पूछेंगे, कैसे हम डिक्लेयर करेंगे कि इस खातून को रिस्क है, इस खातून को नहीं रिस्क है, जिसको रिस्क है उसको फिर हम ये जो बड़े अस्पताल है शहरों में जैसा लाहौर है, या बाकी इस्लामाबाद, या जो मेन कह लें कि उनको हम टर्शरी केयर अपनी जुबान में कहते हैं हॉस्पिटल्स हैं, फिर उनको वहां पे रेफर किया जाए ताकि वहां पर स्पेशलिस्ट उनको देखकर मजीद उनकी इलाज कर सके। लेकिन पहला स्टेप तो ये था कि स्क्रीनिंग, डिटेक्शन यानी कि, और जब किसी खातून को अगर खुद से पता ही नहीं कि वो रिस्क पर है तो हम ये फैसला कैसे करें, तो हमने ये कहा कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ क्वार्टर्स हैं वहां पर ओपीडी सेटिंग में ही, और खास करके गायनी में, क्योंकि गायनी में औरतें आती हैं, बिल्कुल इस तरह तो चाहे गायनी के किसी भी मर्ज के लिए वो आई हैं, लेकिन हम उनको एक ब्रेस्ट का मुआयने के बारे में बताएं भी, और वहां पर जो मेडिकल ऑफिसर बैठी हुई है और उसके साथ जो नर्स है वो उसका एक मुआयना करे, और अगर उसको कोई चेंज या ऐसी चीज लगती है या उसकी हिस्ट्री में कोई ऐसी चीज है जिससे अंदाजा हो कि ये खातून हाई रिस्क पर है, तो उसको फिर अगर किसी मजीद टेस्ट की जरूरत है तो अगर तो वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ क्वार्टर में वो टेस्ट मौजूद है तो वो वहीं पर हो जाए, ठीक है, अगर नहीं है तो उसको रेफर कर दिया जाए। ये काफी काम किया हमने पंजाब गवर्नमेंट के साथ, और फिर सोचें कि हमने जितने ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ क्वार्टर्स के डॉक्टर्स थे उनकी टीमें बनी, और वो मेरे पास आकर मेयो हॉस्पिटल में हम वीकली उनको ट्रेन करते थे। गवर्नमेंट उनको डेज हम साथ डिसाइड कर लेती थी, और वो 3-4 जो क्लोजर बाय डिस्ट्रिक्ट्स होते थे उनको इकट्ठा एक ग्रुप बनाकर वो हमारे पास उनको ट्रेनिंग के लिए लाते थे। फिर हम उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करते थे कि डिटेक्शन करनी कैसे है। उसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अगर जो रेडियोलॉजिस्ट यानी कि अल्ट्रासाउंड के स्पेशलिस्ट या और इसी तरीके उनको भी फिर वो साथ लेकर आते थे, और फिर ताकि उनकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग हो। और जो खातून को हम एंटर करते थे इस प्रोग्राम में एज अ कैंडिडेट या स्क्रीनिंग प्रोग्राम का पेशेंट, या मैं मरीज तो इसलिए नहीं कहूंगी कि वो मरीज नहीं होती थी, हम तो स्क्रीनिंग प्रोग्राम कर रहे थे, उसका जो नादरा का आईडी कार्ड नंबर उसका एक इंडिविजुअल आईडी बन जाता था, और वो फिर गवर्नमेंट के पास कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड में शामिल हो जाता था। बिल्कुल। तो इस एक मदद से या एक स्टेप से एक और चीज का फायदा हुआ कि हमारे पास अपनी स्टेटिस्टिक्स गवर्नमेंट लेवल पर इकट्ठी होना शुरू हो गई कि जी हमें पता तो हो, हम तो अभी इंडिविजुअली कलेक्ट करते हैं कि जी मेयो हॉस्पिटल आप बता दें आपके पास कितनी खवातीन आई, या सर्विसेज से पता कर लें जो मेन हॉस्पिटल्स हैं, या गंगाराम से कर ले, या जनरल हॉस्पिटल से कर ले, किसी प्राइवेट इदारों ने, शौकत खानम ने अपना डेटा दे दिया या मैंने यहाँ से दे दिया, तो वो इतना कह ले कि रेगुलर या मुस्तरिद नहीं रहता, तो वो उनका अपना डेटा कलेक्ट होना शुरू हुआ। तो ये बहुत अच्छा सा हमने प्रोग्राम करना वहां पे शुरू किया, तो कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो होल्ड पर आ गया है, एंड आई वुड वांट कि वो दोबारा से मैंने कहा भी है, गवर्नमेंट से बात भी की है कि चाहे मैं अभी सरकारी ओहदे पर नहीं हूँ, मैं प्राइवेट सेटअप के साथ काम करती हूँ, लेकिन मैं वॉलंटरली विलिंग हूँ करने के लिए, बिकॉज ये एक सदका जारिया है कि अगर एक चीज एक स्किल है ना कि अगर मेरे पास है या मुझे पता है या उसके बारे में इल्म है, तो मैं अपने मुल्क के लिए या अपनी खवातीन के लिए अगर मैं हेल्प कर सकती हूँ तो मैं फी सबीला करने को बिल्कुल तैयार हूँ। तो वो एक चीज है, मैंने दोबारा से बात की है गवर्नमेंट से कि हुकूमतें चाहे चेंज होती रहती है, लेकिन जो ये एक ऐसे काम है जो कि फैलाए हैं और जो हमारी अपनी नेशन के लिए, अपनी खवातीन के लिए है, क्योंकि हम एक कौम है, चाहे हुकूमत कोई भी हो, तो ये हमारे लोग हैं।
तो इनके लिए हमें ये कंटिन्यू करना चाहिए। सो एक तो ये चीज है। जबरदस्त डॉक्टर साहबा, ये बहुत खूबसूरत था। आपने सारी की सारी जो गुफ्तगू की, इतनी ज्यादा आपकी एफर्ट्स हैं ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के हवाले से, और हमने उसका नतीजा भी देखा। जिस तरह से आपने बताया कि रिंगटोन्स पे अब ये बात वाज़ेह होने लगी, पहली दफा लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि इसकी अवेयरनेस भी है। डॉक्टर साहब, आपकी पूरी गुफ्तगू के दौरान सिम्टम्स में गालिबन आप किसी गुठली का नाम या कुछ इस तरह से जी नाम ले रही बिल्कुल। हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि चूंकि ये प्रोग्राम भी है, जगह जगह पे देखा जाएगा, ब्रेस्ट कैंसर की अलामात कौन कौन सी हैं जिसपे आपको लगता है कि जब ये अलामात आप में जाहिर होना शुरू हो जाएं तो आप अपनी स्क्रीनिंग या पर्सनल स्क्रीनिंग अब जरूर करवाएं? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये बात है कि हर खातून के लिए लाजिम है कि वो अपने छाती का मंथली मुआयना जरूर करें। ठीक है। सो जैसे ही बच्चियां जो स्कूल कॉलेज में हैं, और हम ये कह लें कि एडवाइस करते हैं कि 18 साल की उम्र के बाद हर खातून के लिए लाजमी है कि वो महीने महीने अपना मुआयना जरूर करें। बिल्कुल ठीक। अब उसमें देखना क्या है, सबसे पहले तो ये बात है कि जैसे इसके अलामात में गुठली का उभरना। अब जैसे गुठली अगर है, अगर आपने मुआयना किया होगा तो फील होगा कि ये गुठली बनी है या कोई चीज नई महसूस हो रही है, तो अगर गुठली है तो उसके लिए डॉक्टर से रजू करना फौरी तौर पर लाजमी है। ठीक है। अब ये जिस भी एरिया में, अगर कोई लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आपके करीबी अस्पताल जो भी होगा, अगर आप वहां पर अगर वहां पे ब्रेस्ट सर्जन मौजूद नहीं भी है तो आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं, क्योंकि आप कंफर्टेबल होंगे वहां पर कि जी एक फीमेल डॉक्टर होंगी जो उसकी मुआयना तक बेसिक चीज तो वो जरूर डिटेक्ट कर पाएंगी, और फिर आपको किसी मुस्तनिद डॉक्टर के वो रेफर कर सकेंगे अगर जरूरत ऐसी है। क्योंकि एक और भी बात कहना चाहूंगी, क्योंकि गुठली का नाम सुनते बहुत लोग घबरा जाते हैं इसी तरह से कि हर गुठली कैंसर नहीं होती है, लेकिन अगर गुठली है तो ये डॉक्टर ही फैसला करेगा ना कि ये कैंसर है या बगैर जड़ों के, या सादी गुठली जिसको हम कहते हैं, या बीनाइन इंग्लिश में, या हमारी डॉक्टरी जुबान में और आम फहम जुबान में कि बगैर जड़ों वाली रसौली है। ठीक है। तो उसके लिए तो डॉक्टर ही फैसला करेगा। तो आपके लिए या मेरी खवातीन जो मुझे सुन रही हैं, एक पैगाम यही है कि गुठली है तो आप डॉक्टर के जरूर जाइए, और लाजमी नहीं है कि आप इतना घबरा जाएं कि ये कैंसर हो। तो गुठलियां बिनाइन भी होती हैं, जड़ों के बगैर भी होती हैं। दूसरी अलामत वो ये है कि अगर छातियों में निपल से या कुछ डिस्चार्ज आना, खूनी मादा आना, वो एक बहुत बड़ी अलामत है, और उसके लिए जरूर डॉक्टर से रजू करना चाहिए। साइज में चेंज हो गया जो कि रूटीन में उन्होंने नहीं देखा, तो जरूर डॉक्टर के जाना चाहिए। बगल में गुठली है, सिर्फ छाती में ही नहीं, अगर बगलों में गुठली है, क्योंकि छाती का सरतान या कैंसर बगल में गुठली के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है, तब भी डॉक्टर से जरूर आप रजू करें। और इसके अलावा अगर घर में आपकी फैमिली में वालदा, बहन, खाला, मदर की साइड के जो रिश्तेदार हैं खास करके, अगर किसी को भी छाती का कैंसर कभी डायग्नोज हुआ है तो फिर आप थोड़ा सा ज्यादा रिस्क पर हैं ब्रेस्ट कैंसर होने में। यानी ये मरूसी भी ट्रेवल करते हैं? जी डेफिनेटली। तो इसलिए उनके लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो हाई रिस्क में कंसिडर होंगी, जिनके घर में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हम इनको कहते हैं, कि अगर ये छाती का कैंसर की हिस्ट्री मौजूद है तो ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सिर्फ छाती के कैंसर की हिस्ट्री ही नहीं, अगर यूट्रस यानी बच्चेदानी का कैंसर, ओवेरियन कैंसर, या इवन जैसे हम आंतड़ियों का, बड़ी आंत का कैंसर है, अगर ऐसी भी हिस्ट्री घर में मौजूद है तब भी लाजिम है कि आप ब्रेस्ट यानी कि खवातीन, आपसे मुराद खवातीन है, कि वो अपने ये जो ब्रेस्ट स्क्रीनिंग है या एग्जामिनेशन है उनके लिए लाजमी है फिर, क्योंकि ये वाली खवातीन थोड़ी सी हाई रिस्क पर हो जाती है। अब हाई रिस्क की बात करते हुए हमने बात कही कि अगर फैमिली हिस्ट्री है इनमें से किसी भी सरतान की, ब्रेस्ट की ही, ओवरीज की, बच्चेदानी की, या बड़ी आंत की, इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर वो तमाम खवातीन जो कि जिनकी उम्र 40 साल से या 45 से कहने ज्यादा है,
ठीक है। 40 को थोड़ा हम अर्लियर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अर्ली डेट थोड़ा सा हमें, अगर हम ये स्क्रीनिंग शुरू कर देंगे तो बेहतर हो जाएगा। अगर वो शादीशुदा नहीं है, ठीक है। सो अगेन ये खवातीन ज्यादा रिस्क पर हैं। अगर शादीशुदा नहीं है तो? अगर शादीशुदा नहीं है और आपकी एज 40 से बियॉन्ड है तो फिर लाजमी है कि आप अपनी ये जो सेल्फ मुआयने की हम बात कर रहे हैं या डॉक्टर से रजू करने की बात कर रहे हैं या स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं, स्क्रीनिंग पे भी अभी हम डिस्कस करेंगे कि स्क्रीनिंग का मतलब क्या है और इसमें क्या क्या करना है, सिर्फ मुआयना ही है या कोई और टेस्ट भी है। ठीक है। तो इन सब के लिए जरूरी है कि वो अपनी स्क्रीनिंग करवाए। तो एक तो हमने बात की कि अगर 40 साल से उम्र ज्यादा है और शादीशुदा नहीं है, और दूसरी बात कि अगर शादीशुदा हैं और 40 साल से उम्र ज्यादा है लेकिन बच्चे नहीं है, ठीक है, बच्चे नहीं हुए तब भी आपके लिए लाजमी है कि आप उस स्क्रीनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बने और अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करें, क्योंकि जिसको इनफर्टिलिटी या बांझपन कहा जाता है वो खवातीन भी हाई रिस्क पर हैं ब्रेस्ट कैंसर के। आम पॉपुलेशन से इनमें रिस्क ज्यादा है। सो ये खवातीन के लिए भी लाजमी है। सो अगेन हम रिपीट कर लेते हैं कि जिनकी 40 ईयर्स से एज ज्यादा है और वो शादीशुदा नहीं, या एज ज्यादा है और बच्चे नहीं हुए, फिर और अगर बच्चे नहीं हुए लेकिन आपने उनका मुख्तलिफ दवाइयों से इलाज करने की कोशिश की हुई है, यानी कि हार्मोनल ट्रीटमेंट्स होती हैं, ठीक है, और वो हार्मोनल ट्रीटमेंट्स अगर लेती रही हैं तो और भी ज्यादा आप एट रिस्क हैं। तो जब आप वो रिस्क पर हैं तो फिर अपना मुआयना करना और डॉक्टर से रजू करना और भी ज्यादा जरूरी है। सो ये वाले तमाम लोग हैं जिनको ये सिम्टम्स हैं या ऐसी हिस्ट्री है, इन सबको जरूर लाजमी होता है कि वो तवज्जो दें। डॉक्टर साहब, ये इसमें बहुत सारी नई बातें थी यकीनी तौर पे ऑडियंस के लिए भी, और क्योंकि हम इस चीज़ पे प्रॉपर एक काम कर रहे हैं, हम इस चीज़ पे एक रिसर्च कर रहे हैं, मीडिया तो भाग दौड़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ज़ाती तौर पे नई थी जो आपने पहली दफ़ा बताई हैं। डॉक्टर साहब, ये वो तमाम की तमाम आपने चीज़ें बता दी, अलामात बता दी। अब मैं ये ज़ाती तौर पे ये भी ख्वाहिश होगी कि हम वजूहात भी तलाश कर लें। इसकी वजूहात क्या होंगी? एक तो आपने बता दिया कि जीन्स में भी ट्रैवल हो सकता है, फैमिली अगर कोई हिस्ट्री है तो भी ये हो सकता है। फिर हम ये देख रहे हैं कि काउंट जो यंग एज का ज़्यादा आ रहा है, जो भी शादीशुदा नहीं भी हैं या लड़कियां हैं, जिस तरह से आपने स्टार्ट में भी बताया कि पहले एक एज ग्रुप डिसाइड होता था, अभी ओपन हो चुका हुआ है। मुझे इसकी अगर वजूहात का पता चल सके और ऑडियंस को इस बारे में आगाही दे सके तो वजूहात भी बता दें। अच्छा, जैसे आप पूछ रहे हैं कि अभी इनके कॉजेज क्या हैं या कैसे होता है ये, तो हमने अभी हाई रिस्क के बारे में तो बात कर ली। तो कॉजेज का अगर जिक्र करें तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे अमेरिका है, बरतानिया है, यूरोप है, जिनको हम डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, इनमें रिसर्च बहुत हुई है इनके कॉजेज के ऊपर। ठीक है। हम लोग रिसर्च कर रहे हैं अभी। हमसे मुराद ये है कि एशिया, यानी कि पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, हम लोग अभी एक रेन में या एक एरिया या बेल्ट कंसिडर होते हैं। चाइना भी हमारे साथ, अफगानिस्तान है, ईरान है। सो हम लोग भी कुछ अपने कंबाइंड रिसर्च प्रोग्राम्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है। अब इस रिसर्च की बात से मुराद ये है कि उन बाहर वाला यूरोप का जो डेटा है, कॉजेस की अगर बात करें तो वो लोग कहते हैं कि जिन औरतों ने दूध नहीं पिलाया वो बहुत हाई रिस्क पर हैं, और वन ऑफ द कॉजेज हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को अपना दूध नहीं पिलाया होता तो वो हाई रिस्क पर हैं। इसी तरीके से वो लोग, जैसे मैंने अभी पहले जिक्र भी किया कि जो उनकी लेट शादियां हुई हैं या फिर शादियां लेट हुई और फिर बच्चे नहीं हैं, या गैर शादीशुदा हैं और उम्रें ज्यादा हैं, तो वो सब एट हाई रिस्क हैं। तो हमने जब अपना डेटा देखा यहाँ पर पाकिस्तान में, जो मुख्तलिफ अस्पतालों में जो पेशेंट्स ब्रेस्ट कैंसर के आए, जब उनको एनालाइज किया तो हमने देखा कि हमारे पास तो कल्चरली भी शादियां बहुत जरा जल्दी उम्र में कर दी जाती हैं। ऐसे ही है। हमारे यहाँ तो वेस्ट की तरह नहीं है कि जी खवातीन पहले अपना करियर बनाती हैं और उसके बाद फिर वो सोचेंगी कि शादी करनी है। हमारे यहाँ तो अभी जैसे ही लड़की ने अभी कॉलेज गई या वालिदैन सोचना शुरू कर देते हैं कि अब शादी करनी है, तो शादी शादीशुदा जल्दी एजेस में शादी है।
फिर इसके अलावा अगर देखें तो हमारे यहाँ इकोनॉमिकली भी, क्योंकि गुर्बत भी है, तो ये जो मिल्क फॉर्मूलाज हैं और ये तो अफोर्ड ही नहीं हो सकते, तो वो जरूरत के तहत भी माएँ खुद ही फीड करती हैं। इसी तरह ठीक है। से फिर कल्चरली भी, फिर हमारा मजहब हमें हदायत देता है कि जी आप माँ ने बच्चे को खुद फीड करना है। सो मजहबी तरीके वजह से भी, कल्चरली भी और फिर इकोनॉमिकली भी, तो ये फीड करती हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि कितनी कितनी देर फीड कराया, क्योंकि ये भी एक सवाल था वेस्टर्न रिसर्च का कि अगर फीड कराया है लेकिन 1 साल तक फीड नहीं हुआ तब भी आप हाई रिस्क पर हो गए, यानी कि महीना फीड कराया और फिर बस छोड़ दिया तो अभी आप तो हमारी तो खवातीन ने, जब हमने उनसे पूछा, या हमारे जो सा ये रिसर्च के जो डेटाज या परफॉर्मेंस या स्क्रीनिंग में भी हम उनसे बात करते हैं, तो वो तो 2-2 ढाई-ढाई साल उन्होंने दूध पिलाया होता है और फिर भी कैंसर का मर्ज है। फिर इसके अलावा जैसे कि ये खवातीन की हम बात करें कि अगर वेस्टर्न साइड पे देखें कि जैसे इनके हम लोगों ने कि जी इन्होंने ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाती हैं, ठीक है। अब ये वो तो खाते हैं, हमारे यहाँ तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का कोई बहुत कम, मतलब हम सिर्फ शहरों की बात नहीं कर रहे, हम अपने जनरल पॉपुलेशन की बात करें, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी तो रूरल एरियाज में है और वो छोटे शहरों में लोग बैठे हुए हैं ना, तो ये शहरों की खवातीन को तो ये बातें पता होंगी, लेकिन उन तक तो ये बातें नहीं है कि उन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेनी है। सो वो भी हमारे प्रॉब्लम्स नहीं थे। फिर ये था कि जी अगर जो बच्चे हैं कि भी इनफर्टिलिटी है, हमारे यहाँ तो हम तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहते हैं, हमारा तो नेशन का प्रॉब्लम पॉपुलेशन जो है ब्लास्ट एक्चुअली। उसके बाद जो अगर हम देखें तो फिर हमारे में तो फर्क हो गया ना, हम तो वो हाई रिस्क चीजें ही नहीं हमारे पास, कि ना हमारे पास तो बच्चे भी उनके 8-8 10-10 हैं, वो बच्चों को दूध भी पिला रही हैं, वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी नहीं खा रही, और येट हमारे जौन से हम हर 9वीं औरत उन्हीं की तरह हम रिस्क पर भी हैं। फिर भी रिस्क, लेकिन अगर आप कंपेयर करें तो मैंने आपको पहली बात ही शुरू की कि आपने कहा कितना यहाँ पर इंसिडेंस है, तो मैंने कहा हर 9वीं औरत जौन सी है वो ब्रेस्ट कैंसर से उसका शिकार है, और बल्कि करंट डेटा 8वीं औरत अब कह रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कह रहे हैं कि ये अब नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम 9वीं भी सोचें तो हमारा तो कंपेरेबल है विद वेस्ट, लेकिन वो फैक्टर्स हमारे पास मौजूद नहीं जो कॉजेस वो कहते हैं, जो उन्होंने रिसर्च की, जो उन्होंने की, वो तो हमारे पर अप्लाई ही नहीं हो रहा। तो इसलिए अभी हमारा भी अपना काफी सारा काम चल रहा है, जो हम जीन्स के ऊपर काम कर रहे हैं कि हमारे में यूनिक क्या चीज है, ठीक है, कि उसमें हमारा अपना ख्याल है कि हमारे इस एरिया के हमारे जेनेटिक्स का इश्यू, जिसमें हम ब्रेका जीन्स, गवर्नमेंट ने अभी जनरल हॉस्पिटल में ये ब्रेका जीन्स की डायग्नोसिस, जेनेटिक जौन सी डायग्नोसिस है, वहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। अच्छा, ये जेनेटिक्स है, जैसे खून से होगा कि भाई ये मदर को अगर था, या उसके बाद उनकी बेटी है, या नानी थी तो फिर बेटी की बेटी, तो अगर किसी को ये कैंसर था तो उनके ऊपर, यानी कि जैसे मैंने कहा कि वो हाई रिस्क पर होती हैं कैंसर होने में, तो अब हम उनकी फैमिलीज के लिए ये ब्रेका जीन्स हैं कि जी अगर किसी की मदर को है तो उसकी बेटी, या बहन को था तो उसकी बाकी की, मतलब अगर बहनें हैं तो वो जेनेटिक टेस्टिंग करवाएं, so that we know कि this is the population that is at risk. So ये एक तो काम हो रहा है, और उसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमें लगता है again we need to prove it, कि जैसे हमारी डाइट है। अगेन ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा मर्ज है जो कि बहुत, आप इनको बहुत लागर और या बहुत हम इमेसिएटेड इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन जैसे कमजोर, वेट लॉस, ये खवातीन ब्रेस्ट कैंसर की वेट लॉस वाली या लागर नहीं होती, बल्कि जनरली थोड़ी हेल्दियर पॉपुलेशन दिखने में लग रही होती है। अच्छा। तो अगेन ये जो फैट्स हैं, यानी कि जैसे घी है का, जैसे हम ऑयल्स इस्तेमाल करते हैं खाने में बहुत ज्यादा, तो एक ये भी कंसिडर हो रहा है कि एक फैक्टर है जो कि हमारी वाली खवातीन को उनका कॉज बनता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो एक तो ये चीज है, और उसके अलावा जो हमने पहले अमवात की बात की कि हमारे यहाँ ज्यादा है, तो वो सिर्फ यही वजह स्क्रीनिंग, कि हमारे यहाँ वो लैक करती है और खुद का मुआयना नहीं है। बिल्कुल सही है, यानी स्क्रीनिंग सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है,
और कॉजेज जौन से हैं, जैसे मैंने आपको कहा डाइट है या हमारी जेनेटिक्स हैं और ये सारी चीजें हैं। और प्रोटेक्शन के लिहाज से ऑलरेडी खवातीन जरूर दूध पिलाती हैं बच्चों को, और जो नहीं जिन्होंने पिलाया बच्चे हैं या जो अभी फैमिली वे में हैं औरतें, मैं उनको जरूर एडवाइस करूंगी कि ये हमारे मजहब ने भी हमें कहा है और कि ये लाजिम है बच्चों की सेहत के लिए भी, अपनी सेहत के लिए भी, कि दूध पिलाइए अपने बच्चों को। और तकरीबन 2 साल तक जरूर नहीं, कि प्रोटेक्शन है अपनी भी और बच्चे के लिए भी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। डॉक्टर साहब, ये बड़ी वाज़ेह तौर पे आपने सारे के सारे पैगाम दे दिए। मैं क्योंकि अक़्ज़ामी मराहिल में हम लोग, मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब, आप बार बार स्क्रीनिंग का जिक्र कर रही हैं, थोड़ा सा स्क्रीनिंग की अगर वजाहत कर दें, और साथ ही मुझे ये भी बता दें कि माजी में तो आपको माशाल्लाह से बड़ा किरदार आपने बताया, अभी इन दिनों आप क्या इनिशिएटिव लेने जा रही है, क्योंकि अक्टूबर का महीना है, सो क्या करने जा रही हैं, एक ये बताइए, और दूसरा जो अहम तरीन है वो स्क्रीनिंग के मुतालिक थोड़ी सी बताइए। अच्छा, स्क्रीनिंग से मुराद अगेन ब्रेस्ट की जो खुद का मुआयना है और छाती का खुद का मुआयना, वो लाजमी है कि हर और लड़की औरत 18 साल से जो ऊपर है उसके लिए लाजमी है कि हर महीने वो अपना खुद का मुआयना ज़रूर करें। और वो ख़वातीन जो कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री है या उनको जैसे हमने तमाम पिछली डिस्कशन में अभी डिस्कस किया कि हिस्ट्री सिर्फ कैंसर की छाती में नहीं, और भी अगर ऐसी कोई हिस्ट्री है उनके घर में, तो वो अपना खुद के मुआयने के अलावा डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए मुआयने के लिए, क्योंकि आपको खुद से अंदाज़ा नहीं होगा कि आपने क्या चीज़ देखनी है अपने लिए, और यहाँ क्या चीज़ एबनॉर्मल है। तो आप एक दफ़ा ज़रूर जाएं ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि किस चीज़ को एबनॉर्मल कहा जाता है और किस चीज़ को नॉर्मल कहा जाता है। तो एक तो बात खुद का मुआयना हो गया, और उसके बाद दूसरी चीज़ आ गई ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड, के बाकी हम टेस्ट करते क्या हैं। अल्ट्रासाउंड एक बहुत अच्छा टूल है, सादा टूल है, जो खवातीन छोटे शहरों में भी हर जगह अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी एटलीस्ट मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह से। तो अगर आपको महसूस होता है कि कुछ भी चेंज अपनी छाती में, तो अल्ट्रासाउंड के लिए जरूर चाहिए। आपको जो वहां पर स्पेशलिस्ट होगा वो फिर आपको मजीद गाइड कर देगा कि आपको फिर किस डॉक्टर के नियरेस्ट के चले जाना चाहिए ताकि अपना मजीद वो इलाज कर सकें। जबरदस्त। इसके अलावा जो स्क्रीनिंग जो एक प्रोग्राम के तहत या जहां बाकी तमाम मुल्कों में होती है और हमारे मुल्क में भी, हम चाहेंगे कि हर खातून इस चीज़ से अवेयर हो, और अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करे कि अगर उसकी एज 45 साल से ज़्यादा यानी 45 ईयर्स टिल 55 ईयर्स, हर साल अपनी ब्रेस्ट का मेमोग्राम ज़रूर करवाइए। आप नॉर्मल हैं, आपको कोई मसला नहीं है, लेकिन ये एक लाजमी है स्क्रीनिंग के लिए कि ब्रेस्ट का मैमोग्राफी जरूर करवाइए 45 ईयर्स से लेकर 55 ईयर्स तक। ये जरूरी है, बिकॉज आपने एक दफा करवा लिया, नॉर्मल निकला, मुझे आपको हमें नहीं पता कि अगर आप 47 आपकी 45 में नॉर्मल था लेकिन 47 ईयर्स में कोई आ गया, क्योंकि ये हाई रिस्क एज ग्रुप है 45 टू 55 वर्ल्ड ओवर। 45 टू 55 हुकूमतें अपने नेशन की या खवातीन की ये एक मैमोग्राफी के लिए कहती भी हैं और इनिशिएटिव्स लेती हैं। सो हमारे यहाँ भी हम कोशिश कर रहे हैं, इंडिविजुअल बेसिस पे भी कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज हम पैगाम पहुंचाएं। सरकारी अस्पतालों में भी मैमोग्राम्स मौजूद हैं, आपने सिर्फ एफर्ट करके जाना है। सो प्राइवेट में भी मौजूद है, सरकारी अस्पतालों में भी मौजूद है। तो मेरा पैगाम होगा कि एफर्ट कीजिए, अपनी सेहत के लिए एफर्ट कीजिए, ये एक काबिल इलाज चीज है, इसको इग्नोर मत कीजिए। और आपने पूछा कि मैं अपने तौर पर अब क्या करने जा रही? तो अभी मैं हयात मेमोरियल हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर सेंटर खास करके हमने एक पूरा सेंटर शोबा यहाँ पे भी डेवलप किया है। जो मैंने वन रूट की बात की, यहाँ पर मेरे अलावा मेरी पूरी टीम है, जिसमें मेरे अलावा एक और बहुत अच्छी डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, वो मेरे साथ हैं। हमारे पास ट्रेनी डॉक्टर्स हैं जो कि ब्रेस्ट की ही डिग्री कर रहे हैं, ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट बनने की, वो हमारे पास मौजूद हैं। इसके अलावा तशखीस के लिए हमारे पास बेहतरीन पैथोलॉजिस्ट मौजूद हैं, और रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट है जिसमें मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड,
CT, MRI, ये तमाम सहूलियात मौजूद है और अंडर वन रूफ। यानी अगर आप एक दफ़ा आ गए हैं तो आपको बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। हमारा क्योंकि हम अपनी तरफ से जितनी सहूलत दे सकते हैं वो देना चाहते हैं, ताकि हम अपनी बहनों को, माओ को, बेटियों को इस मर्ज से बचा सकें। और इस 1 महीने के लिए ये सेंटर तो पूरा साल चलता है और पूरा साल हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करते हैं। हम डिफरेंट स्कूल्स में भी जाते हैं, हम डिफरेंट कॉलेजेस में जाते हैं, वो बुलाते भी हैं, हम खुद भी उनको वॉलंटरली पैगाम भिजवा रहे होते हैं कि हम आकर ये कि जो हम बार बार सेल्फ एग्जामिनेशन की बात करते हैं, इनको क्या पता कि क्या एग्जामिन करना है और ये कैसे करना है। तो हम जाकर हम खुद से उनको सिखाने के लिए, उनको बताने के लिए हम गर्ल्स कॉलेजेस को विजिट करते हैं और ये वॉलंटरली करते हैं। और तो काफ़ी सारे कॉलेजेस को हमने पिछले साल भी किया, इस साल भी कुछ को हम कर चुके हैं, करना चाहते भी हैं। और जो भी हमें दावत देता है एंड वी जस्ट गो देयर कि हम खुद बच्चियों से बात करेंगे। सो एक तो ये चल रहा है प्रोग्राम हमारा। लेकिन इस पूरे महीने के लिए हयात मेमोरियल हॉस्पिटल ने ये जो एग्जामिनेशन है, एडवाइस या कह लें पूरा मुआयना, ये हमने टोटली फ्री किया हुआ है। तो आपको सिर्फ हमारे पास हयात मेमोरियल हॉस्पिटल, आप गूगल कर लीजिएगा, आप आइए और आपका मुआयना और कोई आपको ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई भी एडवाइस चाहिए या कोई सवाल है तो हम आप मौजूद हैं। सो आप आइए और तमाम चीज़ें टोटली फ्री होंगी। सो एक तो ये हमारा इनिशिएटिव है, बिकॉज हम जिस तरीके से भी मदद कर सके हम करना चाहते हैं और हम कहते हैं कि बात करेंगे तो बात बनेगी। तो इस बारे में बात अब हो भी रही है, बात बन भी रही है, लेकिन हमें अपनी खवातीन को बचाना है। 50% पॉपुलेशन है और जिस घर की माँ ही बीमार हो तो वो पूरा घर बीमार हो जाता है। तो ये हमारी तरफ से छोटी सी एफर्ट है जो हम करना चाहते हैं। तो और एक और चीज जो कि मेरा अपना एक पिछले साल से मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह इस साल करके अब रहूंगी। पिछला थोड़ा सा डिले हो गया था। मैं एक फ्री हेल्पलाइन स्टार्ट करना चाहती थी ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड, बिकॉज अभी हमने जैसे बात कहा कि हमने एक फ्री सर्विस तो यहाँ दे दी हयात मेमोरियल में कि आप आइए और फिर अपना मुआयना कराएं, मगर मेरी कई बहनें होंगी जो कि बहुत रिमोट या पेरिफेरी में बैठी, उनके लिए आना मुश्किल है। तो मैं ये चाहती थी कि मैं एक फ्री हेल्पलाइन शुरू करूं ताकि एटलीस्ट वहां बैठे अगर वो कुछ सवाल करना चाहती हैं तो वो कर लें। उसके लिए मैं एक नंबर ले रही थी, जो कि नंबर मुझे पिछले साल मैं ना ले पाई। मैं एक हेल्पलाइन का नंबर, ताकि मैं वो एडवर्टाइज कर सकूं और फिर उसके एक टाइमिंग्स रख लूंगी, तो उस टाइम में फोन करेंगी तो जो भी एडवाइस होगी वो हम फ्री करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने नेशनल सेंट्रल न्यूज के लिए वक्त निकाला। हमारा प्लेटफॉर्म, हमारा ये जो चैनल है, ये पॉजिटिव पाकिस्तान बनाने की एफर्ट में और ऐसी खूबसूरत इनिशिएटिव जो आप ले रही हैं मुआशरे की इस्लाह के लिए, उसके लिए हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी जब कभी भी नेशनल सेंट्रल न्यूज़ इस तरह की एफर्ट्स देखेगा, आप लोग ऑन रिकॉर्ड होंगे। और यकीन करें, आप जैसे लोग और आप जैसी पर्सनैलिटीज और ऐसे डॉक्टर्स ही हमारे असल हीरो हैं। थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया है और इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को लोग तक पहुंचाने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और यकीनी तौर पे आज के इस प्रोग्राम में बड़ी सारी नई बातें जिस तरह से मैंने सुनी है, मैंने सीखी है, देखने वालों ने भी इससे बहुत ज़्यादा इस्लाह ली होगी। प्रोग्राम के बारे में आपकी क्या राय है? अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर इस हवाले से आप मजीद कुछ जानना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर लिखिए। अपने मेज़बान सैयद अबरार अबुल हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।